नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट यूपीएससी में। तो हिंदी का सॉल्यूशन हमारा हो चुका था, अब उत्तराखंड का देखेंगे। तो उत्तराखंड का पहला क्वेश्चन हमारे पास था, नैनीताल में स्थित उच्च न्यायालय भवन का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया। तो आपको पता है आपका भवन नैनीताल, ठीक है। नैनीताल में क्या है, उच्च न्यायालय है, यानी हाई कोर्ट है। अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो हाई कोर्ट कौन सा आर्टिकल में आता है, 214, ठीक है। 214 आर्टिकल में आपका हाई कोर्ट आता है। और हाई कोर्ट जो ये नैनीताल का है, इसका जो डिजाइन बनाया था, ये बनाया था सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, आपने पढ़ा भी होगा। थोड़ा बहुत इस भवन के बारे में जानने के लिए है। इस भवन के बारे में आपको पता होगा, इस भवन का जो निर्माण कार्य शुरू होता है 27 अप्रैल, ठीक है। 27 अप्रैल से 1897 से शुरू होता है, ठीक है। और जाकर बनता कब है, 1900 में। 1900 में इस भवन का जो होता है कंप्लीट निर्माण हो जाता है। यानी अगर क्वेश्चन आए कि भवन का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था, तो निर्माण कार्य जो था 27 अप्रैल 1897 को शुरू हुआ था और खत्म कब हुआ था, 1900 में पूरा बनकर तैयार हो गया था। इसके जो डिजाइनकार थे, ठीक है, न्यायालय भवन के, तो वो हो जाएंगे सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड। और यहाँ पर जो प्रथम रजिस्ट्रार थे वो थे GCM रावत, ठीक है। GCM रावत जी का नाम भी आता है भाई, ये थे प्रथम रजिस्ट्रार, ठीक है। प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे, GCM रावत थे। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये क्वेश्चन भी आता है आपका, प्रथम मुख्य न्यायाधीश बेसिक क्वेश्चन है, अशोक अभियेंद्र देसाई, ठीक है। अशोक अभियेंद्र देसाई जो हो जाएंगे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। वर्तमान कौन है, वर्तमान हो जाएंगे आपके विपिन सांघी जी, ठीक है। वर्तमान हो जाएंगे विपिन सांघी जी। और देश का ये कौन सा न्यायालय था भाई, देश का हो जाएगा 20वां। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, देश का नैनीताल उच्च न्यायालय कौन सा था, किस क्रम का था, तो 20वां था, गठन 9 नवंबर 2000 को। तो ये सब कुछ जानकारी है भाई नैनीताल उच्च भवन के बारे में, आपका जो उच्च न्यायालय है। आर्टिकल पूछेगा 214 और पूछेगा स्थापना कब हुई थी। जो बनना शुरू हुआ था 27 अप्रैल 1897, बनकर पूरा 1900 में। पहले रजिस्ट्रार GMC रावत। और आपका जो भवन का ये हुआ था, मतलब यहाँ पर जो नैनीताल में भवन बनाया गया था हाईकोर्ट को, 9 नवंबर 2000 को, 20वें नंबर का। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। अच्छा, उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम, बात करेंगे पंचायती राज की, तो पंचायतों का गठन कौन से आर्टिकल में हमें मिलता है, ये मिलता है हमें नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 40 में, ठीक है। अनुच्छेद 40 में कहा गया है पंचायतों का गठन होगा। लेकिन हम आर्टिकल कहां पर पढ़ते हैं, पंचायतों के 243 से हमारे आर्टिकल शुरू हो जाते हैं पंचायतों के, जो कि आपको पहले बताया गया है। अब यहां पर बताना है उत्तराखंड में अधिनियम लागू कब हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार एग्जाम में भी आ चुका है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4 अप्रैल 2016 को यहां पर पंचायतों का अधिनियम लागू होता है उत्तराखंड के अंदर। अगर मैं बात करूं वर्तमान में पंचायतों में विषय कितने हैं, ठीक है, विषय कितने हैं, तो टोटल 29 विषय जो हैं हमारे पंचायतों में हैं। लेकिन उत्तराखंड ने मात्र 14 विषय जो हैं लागू किए हैं, ठीक है। उत्तराखंड ने कितने विषय लागू किए हैं, 14। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली। उत्तराखंड में पंचायतों में पूछेगा कितने विषय लागू हैं, 14 विषय लागू हैं। विषय का मतलब यहाँ पर यह है कि पंचायतों के जो काम होते हैं, जैसे कि पंचायत क्या करता है, बाजार या मेलों से कर लेता है, या फिर अन्य कार्य जो होते हैं पंचायतों के, ये 14 विषय इसमें हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे कुछ। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि पंचायतों में महिलाओं को भाई 50% आरक्षण है 2008 से भुवन चंद खंडूरी मुख्यमंत्री थे। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता रहता है कि महिलाओं को कितना % आरक्षण है, तो महिलाओं को जो आरक्षण हो जाएगा 50% हो जाएगा 2008 से। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना कब हुई थी। तो IMA भाई इंडियन मिलिट्री अकादमी की स्थापना कब हुई थी। एक आता है आपके पास RIMC, ठीक है, ये हो जाएगा रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज। इसकी स्थापना पूछेगा तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1922 में। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, इस बार इसने अपने 100 वर्ष पूर्ण किए हैं भाई, 2022 में इसने अपने 100 वर्ष पूर्ण किए हैं। ये अलग है, IMA अलग है। तो IMA की स्थापना अगर आपके पास आएगी तो IMA की स्थापना जो हुई थी 1 अक्टूबर 1932, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 1 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना होती है। स्थापना का जो श्रेय जाता है भाई, ठीक है, स्थापना का जो श्रेय जाता है सर फिलिप चैटरवुड को जाता है, ठीक है, सर फिलिप चैटरवुड को, ठीक है। ये चीज नोट करने वाली है कि इसको स्थापना का श्रेय जाता है सर फिलिप चैटरवुड को जाता है। और यहां पर जो मुख्य इमारत है, इस इमारत का नाम क्या हो जाएगा, चैटरवुड इमारत, ठीक है। चैटरवुड इमारत इन्हीं के नाम से है, इन्होंने ही बनाया था, तो इन्हीं के नाम से यहां पर इमारत भी है। स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को हुआ था, ठीक है। और यहां पर आपको याद रखना है कि जो बिल्डिंग का डिजाइन है, बिल्डिंग का डिजाइन भी किसने बनाया था, फिलिप चैटरवुड ने बनाया था। तो इन्हीं के नाम से बिल्डिंग का नाम रखा गया है। तो ये हो जाएगा आपका 1 अक्टूबर 1932 को। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर
23 की ओर प्राचीन शैली वाली गुफा स्थित है। तो प्राचीन शैली वाली गुफा कौन सी है भाई? इन सब में से अगर आपको बताऊं, प्राचीन शैली वाली गुफा हो जाएगी आपकी अल्मोड़ा जिले में, ठीक है। प्राचीन शैली वाली कौन सी गुफा है? लाखू गुफा हो जाएगी आपकी। लाखू गुफा अगर मैं पूछूं आपसे कहां पर है, तो अल्मोड़ा में है, सुयाल नदी के तट पर, ठीक है। सुयाल नदी के तट पर हो जाएगी लाखू गुफा, अल्मोड़ा में। यहीं पर चमोली में आपने देखा ग्वारख्या गुफा, ग्वारख्या उडियार, ठीक है। ग्वारख्या उडियार कहां पर है? ग्वारख्या उडियार हो जाएगी आपकी चमोली में। ध्यान दीजिएगा, उडियार बोला जाता है जो गुफा को। यहीं पर नैनीताल, ऑप्शन सी दिख रहा होगा, नैनीताल से 5 मानव ताम्राकृतियां भाई, 5 मानव ताम्राकृतियां 1999 में हमें नैनीताल से प्राप्त हुई हैं। हरिद्वार जिला, हरिद्वार बहादुराबाद की यहां पर खोज उत्खनन किया गया था, बहादुराबाद, ठीक है। बहादुराबाद का उत्खनन कब किया गया था? 1953 में। किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। तो ये सब है। प्राचीन शैली वाली गुफा अल्मोड़ा में हो जाएगी, लाखू गुफा जो सुयाल नदी के तट पर है, और नैनीताल में 5 मानव ताम्राकृतियां 1999, चमोली जिले में ग्वारख्या गुफा हो जाएगी, हरिद्वार में आपका बहादुराबाद की खोज जो हुई थी उत्खनन 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा हुआ था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी भाई, कत्यूरियों के बारे में डेली बता रहा हूं। कत्यूरियों का जो कहा जाता है प्रथम ऐतिहासिक वंश, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक वंश किसे कहा जाता है? ठीक है, ऐतिहासिक, प्रथम ऐतिहासिक वंश किसको कहा जाता है? तो कत्यूरियों को प्रथम कहा जाता है। ऐतिहासिक और राजनीतिक वंश हो जाएगा आपका कुड़िंद वंश, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, समझना है। ऐतिहासिक हो जाएगा कत्यूरी और राजनीतिक हो जाएगा कुड़िंद वंश। यहीं पर जो प्रथम राजधानी है, इनकी जो राजधानी थी शुरू में जोशीमठ थी भाई। शुरू में कत्यूरियों की राजधानी कहां पर थी? जोशीमठ के पास थी, और जोशीमठ में ही दक्षिण के कार्तिकपुर में इनकी राजधानी हुआ करती थी कत्यूरियों की। जो इनकी दरबारी भाषा थी वो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही, संस्कृत, ठीक है। संस्कृत इनकी दरबारी भाषा थी। अगर यहां पर पूछा जाए इनकी लिपि कौन सी थी, तो कुटिला इनकी लिपि हो जाएगी, कुटिला। ये पूछा जाता है कि लिपि कौन सी थी, कुटिला हो जाएगी। दरबारी भाषा पूछेगा तो संस्कृत, ठीक है। कत्यूरियों का यहां पर बात चल रही है। कत्यूरियों के हमें आपको पता है कि कत्यूरियों ने कार्तिकेय पूर्व 9 अभिलेख प्राप्त हुए थे, ठीक है। कत्यूरियों के कितने अभिलेख प्राप्त हुए थे? तो 9 अभिलेख इनके प्राप्त हुए थे हमें भाई, कत्यूरी राजाओं के, ठीक है। तो ये सब कत्यूरियों के बारे में है, बाकी 3-4 दिन से डेली बता रहे हैं इसके बारे में। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25। उत्तराखंड के संदर्भ में ऊटा जयंती, किंगरी, बिंगरी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो ऊटा जयंती, किंगरी, बिंगरी, माणा, ये सब क्या है भाई? ये हो जाएंगे आपके दर्रे। लेकिन ये दर्रे भी हैं आपके, तो ये किस दर्रे के भाग हैं? ये आपसे पूछा जाता है परीक्षावाणी में, डिट्टो क्वेश्चन है, सेम टू सेम। ये 3 धुरा के भाग हैं। अगर मैं बात करूं, किंगरी, बिंगरी, माणा, ऊटा जयंती किस किस को जोड़ते हैं? तो तिब्बत और चमोली को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तिब्बत और चमोली को आपस में जोड़ते हैं। कौन से दर्रे? किंगरी, बिंगरी, माणा, और ये किस दर्रे के भाग है? 3 धुरा के ये भाग हो जाएंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक ऊंचाई चोटी क्रम है। तो सर्वाधिक ऊंचाई चोटी अगर आपने पढ़ा होगा, डेली बताता हूं, टॉप 15 आपको कम से कम याद होनी चाहिए चोटियां, अगर आपको परीक्षा में क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो अगर हम देखेंगे सबसे ऊंची पर्वत हमें पता है नंदा देवी हो जाएगी। नंदा देवी अभी हाल ही पुलिस के एग्जाम में आया था आपका, तो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में नंदा देवी है भाई, ठीक है, नंदा देवी। लेकिन नंदा देवी में भी कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, तो ये ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड का आपका ये इस प्रकार का मैप है। जो आपकी गढ़वाल की साइड है ये ज्यादा ऊंची चोटी है भाई, गढ़वाल की साइड जो है ज्यादा ऊंची चोटी है। जो पिथौरागढ़ वाली आपकी चमोली और पिथौरागढ़ में आती है वो कम ऊंची है। तो जो आपकी पश्चिमी चोटी हो जाएगी नंदा देवी की, वो ज्यादा ऊंची है, ठीक है, पूर्वी वाली कम है। तो यहां पर अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे हम 26 का, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, नंदा देवी, कामेत और पूर्वी, नंदा देवी, पूर्वी और बद्रीनाथ। अब थोड़ा सा इनका क्रम देख लेते हैं। नंदा देवी जो आपकी गढ़वाल वाली है, इसकी हाइट पूछता है 87, ठीक है, 87, 17 इसकी हाइट हो जाएगी, 7817 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। 78-17 सॉरी, ठीक है, 78-17 इसकी हाइट हो जाएगी भाई। 78-17 किसकी? नंदा देवी की, जो उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद आपकी कामेत आती है। कामेत की हाइट कितनी है? कामेत की हो जाएगी 7756 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी कामेत की। इसके बाद आपको दिया हुआ है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ की हाइट कितनी है? 7140 हो जाएगी बद्रीनाथ की, ठीक है, 7140 हो जाएगी आपकी बद्रीनाथ की। 7140, ठीक है। यहीं पर आपको पता है त्रिशूल पर्वत की 7120 हो जाएगी। त्रिशूल पर्वत की कितनी है? 7120। माणा की हो जाएगी 72, ठीक है। माणा की कितनी है? 72 है भाई। माणा की आपकी जो पर्वत की ऊंचाई है 72 है। तो ये सब इन पर्वतों की हाइट है। और नंदा देवी जो पूर्वी है आपकी, इधर पिथौरागढ़ साइड पड़ती है, तो 1734 इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है, 8734 इसकी हाइट हो जाएगी, 7834।
आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल चमोली जिले में स्थित नहीं है? तो नहीं है आ गया है। देखिए भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं है पूछ रहा है, गोला कर लो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चमोली जिले में कौन सा बुग्याल नहीं है? तपोवन बुग्याल चमोली में है? बिल्कुल नहीं है भाई। तपोवन कहाँ पे है आपका? उत्तरकाशी में हो जाएगा, उत्तरकाशी में हो जाएगा तपोवन। ठीक है, तपोवन बुग्याल कहां पर है? उत्तरकाशी में स्थित है। बाकी जो रुद्रनाथ है ये भी चमोली में हो जाएगा, औली बुग्याल और लक्ष्मीवन, ये तीनों ही बुग्याल आपके चमोली जनपद में हो जाएंगे। इसके अलावा बेदनी बुग्याल, ठीक है, बेदनी बुग्याल राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल जो है चमोली जिले में है। बगजी बुग्याल, ठीक है, बगजी बुग्याल आपका कहां पर हो जाएगा? ये भी चमोली जनपद में है। उत्तरकाशी में आपने सुना होगा दयारा बुग्याल, ठीक है, जहां पर बटर फेस्टिवल होता है दयारा, जिसको अठूर उत्सव भी कहा जाता है, ये कहां पर होता है? दयारा बुग्याल में। इसके अलावा उत्तरकाशी में ही आपने सुना होगा कि उत्तरकाशी में कुश कल्याण बुग्याल, ठीक है, कुश कल्याण बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल आपका उत्तरकाशी में स्थित हो जाएगा। ठीक है, पंवाली कांठा कहां पर है? तो पंवाली कांठा भी आपका उत्तरकाशी में स्थित हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल है। तो वीडियो के पेपर में क्वेश्चन आया था, वीडियो 2021, ठीक है, वीडियो के 2021 के पेपर में क्वेश्चन आया था, उबलता या इसको कहा जाता है फांचकंडी या बयां ताल। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बात करें कहां पर है? तो उत्तरकाशी जनपद में ये स्थित हो जाएगा। ठीक है, फांचकंडी या बयां ताल इसको कहते हैं, उत्तरकाशी में स्थित है। इसके अलावा उत्तरकाशी में कौन कौन से ताल हैं? काणा ताल हो जाएगा, ठीक है, जनक ताल हो जाएगा, साथ ही साथ हमने देखा है उत्तरकाशी में डोडी ताल, ठीक है, जिसका षटकोण आकार है भाई, द्रोण मछलियों के लिए फेमस डोडी ताल। इसके अलावा फांचकंडी ताल, बयां ताल, ये सब कहां पर है? उत्तरकाशी जनपद में हो जाएंगे। महासर ताल ये कहां पर है? ये टिहरी जनपद में है, ठीक है, जिसको भाई बहन ताल भी कहा जाता है। ठीक है, महासर ताल को। भैंक ताल, ठीक है, भैंक ताल आपका कहां पर हो जाएगा? रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में। और सिद्धताल कहां पर है? सिद्धताल आपका चमोली जनपद में हो जाएगा। ठीक है, सिद्धताल चमोली जनपद में हो जाएगा। तो चाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जामों में तालों से क्वेश्चन बनता है, एटलीस्ट बेसिक तो पता होने चाहिए ताकि ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांठी पुल की लंबाई कितनी है? तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, पिछली बार वीडियो के एग्जाम में आया था, बाद में डिलीट हो गया। ठीक है, तो आयोग ने भी इसकी हाइट नहीं बताई, फिलहाल के लिए इसकी हाइट 725 मीटर है। अब पुल भी देखिए, अगर आप पुल देखेंगे तो पुल ऐसे होता है इस तरीके से, ये मान लीजिए टिहरी है, ठीक है, तो पुल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो इसकी यहाँ से लंबाई जो है यहाँ से मापी जा रही है भाई, पूरी यहाँ से मापी जाएगी यहाँ तक, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? 725 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। बात करें किसको जोड़ता है? तो टिहरी को प्रतापनगर से, ठीक है, टिहरी को प्रतापनगर से। और जो डोबरा चांठी की गाथा एक पुस्तक आती है, किसने लिखी है? क्वेश्चन आता है तो शिशुपाल गुसाई ने एक पुस्तक लिखी है डोबरा चांठी की गाथा। ठीक है, इस चीज को नोट करना है, इसके ऊपर पुस्तक किसने लिखी है? शिशुपाल गुसाई ने। क्वेश्चन 30 है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। तो पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है आपको बताना है। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है आपका नामिक ग्लेशियर से। बात करें किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगी काली की सहायक नदी। ठीक है, काली सहायक नदी आपको पता है, इस तरीके से यहां से क्या है? पूर्वी रामगंगा, ठीक है, पूर्वी रामगंगा ये नदी हो जाएगी, आती कहां से? नामिक ग्लेशियर से ये नदी आती है पूर्वी रामगंगा। और किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगी काली की सहायक नदी। ठीक है, पूर्वी मतलब आपको समझ जाना है, पूर्वी हिस्से में क्या है हमारा? पिथौरागढ़ बसा हुआ है ना पूर्वी हिस्से में, ये हो जाएगा आपका काली नदी। इसके अलावा नंदगुप्ती, भाई नंदगुप्ती कहां से लिखती है? नंदगुप्ती ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी निकलती है। और ये किसकी सहायक नदी है? नंदाकिनी। अगर मैं बात करूं सहायक नदी किसकी है, तो ये हो जाएगी अलकनंदा की सहायक नदी। ठीक है, अलकनंदा, अलकनंदा की सहायक नदी है नंदाकिनी नदी। इसके अलावा पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी निकलती है। ठीक है, ये भी किसकी सहायक नदी है? तो ये भी अलकनंदा की सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है। और खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो भिलंगना नदी। ठीक है, भिलंगना नदी कहां से निकलती है भाई? खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि भागीरथी की सहायक नदी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की कितनी लंबाई है? तो देवप्रयाग से हरिद्वार तक अगर मैं बात करूं गंगा की, तो आपको पता है अगर आप उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं तो गंगा का उद्गम, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री ग्लेशियर से माना जाता है कि आपकी जो भागीरथी नदी है वो आ रही है। ठीक है, तो यहां पर ये आते आते क्या होता है? देवप्रयाग के पास अलकनंदा प्लस भागीरथी का संगम होता है, इसी स्थान को कहा जाता है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग। और यहां पर अगर बात करें अलकनंदा भागीरथी नदी की कुल लंबाई कितनी है भाई? भागीरथी नदी की लंबाई कुल कितनी है? 205 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, 205 किलोमीटर। ठीक है, 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद ये क्या होता है? यहां से गंगा नाम से जानी जाती है, तो यहां से लेकर हरिद्वार तक इसकी लंबाई कुल कितनी है? 96 किलोमीटर। ठीक है, यहां से लेकर हरिद्वार तक अगर क्वेश्चन आ जाए कभी गंगा की कुल उत्तराखंड में कितनी लंबाई है, तो 96 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। यहां पर क्वेश्चन को समझना है कि गंगा के हरिद्वार में लंबाई कितनी है? 96। जो गंगा है कहां से
मानी जाती है? अलकनंदा प्लस भागीरथी के संगम के साथ साथ, ठीक है, यहां पर आपको नोट करना है। इसके अलावा गंगोत्री से बताया आपको, ये जो नदी आपकी निकलती है। थोड़ा सा यमुना नदी की लंबाई आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्रम आ जाता है। यमुना नदी की लंबाई अगर आपसे पूछूं कितनी है, 136 किलोमीटर आपकी यमुना नदी की कुल लंबाई हो जाएगी, ठीक है। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 136 किलोमीटर हो जाएगी। इसके अलावा आपकी राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? काली नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर, ठीक है, 252 किलोमीटर। राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी हो जाएगी। अलकनंदा की लंबाई आपको बता दूं, ठीक है, अलकनंदा की लंबाई पूछेगा तो 195 किलोमीटर अलकनंदा की लंबाई हो जाएगी। ये सब चीजें आपको नोट करनी है। जो राज्य की 4 प्रमुख नदियां हैं, अलकनंदा, भागीरथी, काली और आपकी यमुना नदी, ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। उत्तराखंड का वह कौन सा जनपद जहां सर्वाधिक खादी उद्योग स्थापित हैं? तो सर्वाधिक खादी उद्योग, अगर आपने सुना होगा, राज्य में प्रथम जो क्राफ्ट सेंटर है वो भी कहां पर है? आपका उधम सिंह नगर में है। तो ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा खादी उद्योग है वो आपके कहां पर स्थित है? उधम सिंह नगर जनपद में स्थित हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की गई। तो उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हरीश रावत जी के द्वारा, ठीक है। 2016 की शायद ये परियोजना है, हरीश रावत जी के द्वारा। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, वरना मैं अब इसको बाद में बता दूंगा कि ये योजना कब की है। हरीश रावत जी के द्वारा ये लागू की जाती है। इसके अलावा परसों ही आपको बताया था 15 अगस्त 2015 को आपकी कौन सी योजना लागू होती है? इंदिरा अम्मा भोजनालय, ठीक है, इंदिरा अम्मा भोजनालय। इसमें बताया था आपको 20 रुपए में भरपेट खाना मिलता है इंदिरा अम्मा भोजनालय में। 15 अगस्त 2015 को ये शुरू होती है। इसके अलावा आपको बताया था वीर चंद्र गढ़वाली योजना, बार बार क्वेश्चन आता है, वीर चंद्र गढ़वाली 1 जून 2002 को ये शुरू हुई थी, पर्यटन से रिलेटेड हो जाएगी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। इसके अलावा आपको बताया था डायल 108, ठीक है, 108 जो आपातकालीन सेवा है, 15 मई 2008, ठीक है, 15 मई 2008 को ये शुरू हुई थी। इसी के तर्ज पर क्या हुआ था? डोली सेवा, ठीक है, गांव दराजों में जो एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाती है तो डोली सेवा कब की हो जाएगी? इसके ठीक 4 साल बाद 2012 में स्टार्ट होती है डोली सेवा। इसी के अलावा आपको 2-4 योजनाएं और बताई थी। मेरा गांव मेरी सड़क योजना, ये योजना भी हरीश रावत जी द्वारा थी। मेरा गांव मेरी सड़क योजना, तो ये कब की है? 2014 की हो जाएगी। मेरा गांव मेरी सड़क योजना 2014 की है। इसके अलावा आपको लिखना है तीलू रौतेली पेंशन योजना, ठीक है, तीलू रौतेली पेंशन योजना। तीलू रौतेली पेंशन योजना आपकी कब की हो जाएगी? ये हो जाएगी 1 अप्रैल 2014 की, ठीक है, 1 अप्रैल 2014 की हो जाएगी आपकी तीलू रौतेली पेंशन योजना, ठीक है, जो आपकी मिलती है ना महिलाओं को तीलू रौतेली पेंशन, तो ये 1 अप्रैल 2014 से शुरू हुई थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों को आवासीय सहायता देने के लिए राशि दी जाती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी ऐसी है, ठीक है, तो नोट कर सकते हैं। जो पूर्व सैनिक है इनको आवासीय सहायता के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। उत्तराखंड सरकार द्वारा किशोरियों में जीवन कौशल निर्माण के उद्देश्य से शुरू की गई मोनाल परियोजना। तो मोनाल परियोजना भाई क्यों शुरू की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड सरकार द्वारा किशोरियों के जीवन में कौशल निर्माण के उद्देश्य से, ठीक है, किशोरियों के लिए थी, बच्चियों के लिए और उनके कौशल निर्माण से इस योजना को शुरू किया गया था। तो इसकी उम्र जो रखी गई थी ये आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 से 18 वर्ष की जो लड़कियां थी, बच्चियां, ठीक है, बालिकाएं, उनके लिए योजना शुरू की गई थी। कौन सी? मोनाल योजना। 11 से 18 वर्ष तक की जो बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए शुरू की गई थी, उनके कौशल निर्माण उद्देश्य से। इसके अलावा एक योजना आपने सुनी होगी, रहबर योजना। रहबर योजना आती है आपकी, रहबर योजना। रहबर योजना किसके लिए शुरू की गई थी? तो अल्पसंख्यक जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, महिलाओं को स्वरोजगार हेतु, ठीक है, अल्पसंख्यक महिलाओं के, नोट करके लिख सकते हैं, अल्पसंख्यक महिलाओं के स्वरोजगार के लिए रहबर योजना को शुरू किया गया था। और इसमें जो उम्र रखी गई थी 18 से 35 वर्ष तक की महिलाएं इसमें एलिजिबल होंगी भाई, 18 से 35 वर्ष की महिलाएं, ठीक है, रहबर योजना में अल्पसंख्यक महिलाओं के स्वरोजगार, ठीक है, रोजगार हेतु, अल्पसंख्यक महिलाओं को स्वरोजगार हेतु रहबर योजना 18 से 35 वर्ष इनकी आयु रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास है, कुमाऊं का पहला क्षय रोग आश्रम स्थापित है। तो कुमाऊं का पहला क्षय, यानी यहां पर बात हो रही है टीबी की, ठीक है, टीबी सेंटोरियम, यानी आपने सुना होगा गेठिया और टीबी सेंटोरियम का कहां पर स्थापना की गई है? तो ये की गई है आपकी भवाली में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो राज्य का एकमात्र टीबी, ठीक है, क्षय रोग आश्रम स्थित है वो भवाली में स्थित हो जाएगा। इसी के अलावा भवाली में मलेरिया शोध एवं उन्मूलन, ठीक है, मलेरिया शोध एवं उन्मूलन अनुसंधान कहां पर है भाई?
ठीक है, ये भी भवाली में हो जाएगा। मलेरिया का जो आपका हो जाएगा, मलेरिया केंद्र कहां पर है, मलेरिया भी आपका भवाली में स्थित हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। उत्तराखंड राज्य में नैनीताल जिले में टरार अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो जो टरार है आपका नैनीताल में स्थित है। पहले तो ये आपको नोट करना है कि टरार बार बार आ जाता है, टरार कहां पर है, तो ये हो जाएगा आपका नैनीताल के भीमताल में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, नैनीताल के भीमताल में स्थित हो जाएगा आपका टरार। ठीक है, यहां पर नैनीताल में और क्या क्या चीजें अभी आपको बताया था। ठीक है, जो आपका टीबी वाला है वो भी भवाली में है, वो भी नैनीताल के अंतर्गत आता है। मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र वो भी भवाली में है। इसके अलावा आपका जो नैनीताल में स्थित हो जाएगा ये आपका पशु चिकित्सा। ठीक है, पशु चिकित्सा अनुसंधान, पशु चिकित्सा अनुसंधान भाई, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी आपका भवाली में स्थित हो जाएगा। और इसकी स्थापना आती है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1893 में इसकी स्थापना होती है, जो कि आपके नैनीताल के भवाली में मुक्तेश्वर में स्थित हो जाएगा पशु चिकित्सा। ठीक है, मुक्तेश्वर में स्थित हो जाएगा पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपका 1893 में मुक्तेश्वर में इसकी स्थापना होती है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मेयर। ठीक है, तो मौसे मेयर, मौसे मनोरमा। ठीक है, मौसे मेयर, मौसे मनोरमा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको याद रखना है, तो मौ से ही आपका मेयर हो जाएगा, मौ से ही मनोरमा। जहां जहां मौ दिखेगा ऑप्शन में सीधा सीधा टिक मार देना। थोड़ा याद रखना पड़ेगा, लंबा चौड़ा नाम है, मनोरमा शर्मा डोबरियाल। ये आपकी प्रथम महिला मेयर हो जाएंगी उत्तराखंड की। ठीक है, लेकिन यहीं पर आपने सुना होगा एक विद्यावती डोभाल भी आती है, तो वो क्या है फिर, ठीक है, विद्यावती डोभाल, विद्यावती डोभाल ये क्या हो जाएंगी आपकी। अगर मैं बात करूं विद्यावती डोभाल के बारे में, तो विद्यावती डोभाल जो है आपकी गढ़वाल की पहली महिला लेखिका, गढ़वाल की पहली महिला लेखिका, गढ़वाल की पहली महिला कवियत्री, या फिर इनको हम अन्य नामों से क्या जानते हैं कि गढ़वाल की पहली समाज सेविका, या फिर विमान परिचारक। ठीक है, विमान परिचारक, विमान परिचारक, ये नोट करना इनके बारे में कि ये क्या है, ये गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका, कवियत्री, विमान परिचारक कौन है, विद्यावती डोभाल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। चौफला क्या है भाई, चौफला तो एक नृत्य है, सबको पता है चौफला क्या है, चौफला एक नृत्य है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसा नृत्य है, तो श्रृंगार प्रधान। ठीक है, श्रृंगार प्रधान नृत्य है। शिव ने पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य करा था, पूछेगा कभी, तो शिव ने पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य करा था, चौफला करा था। इसमें महिलाओं को चौफली बोला जाता है और पुरुषों को चौफला बोला जाता है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका श्रृंगार प्रधान नृत्य। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। गढ़वाल क्षेत्र में लोक नृत्य में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवाहित लड़कियां प्रथम बार मायके आती हैं। देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है, प्रथम बार जब महिलाएं मायके आती हैं तो आपका कौन सा नृत्य हो जाएगा, प्रथम बार में हो जाएगा थड़िया नृत्य। ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट है। प्रथम बार में महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं, तो थड़िया नृत्य करती हैं। लेकिन जब आपको पता है गढ़वाल में नव विवाहित लड़कियां, ठीक है, गढ़वाल में जो नव विवाहित लड़कियां होती हैं, जब मायके की स्मृति में किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है, झुमेलो नृत्य। तो नव विवाहित और प्रथम बार दोनों में अंतर है। ठीक है, प्रथम बार पूछेगा तो थड़िया, प्रथम बार जो कौन सा नृत्य करती हैं जब मायके आती है तो थड़िया करती हैं। लेकिन गढ़वाल क्षेत्र में नव विवाहित स्त्रियां मायके की स्मृति में कौन सा करती हैं, झुमेलो नृत्य करती हैं गढ़वाल क्षेत्र में। जागर आपको पता है जो पौराणिक जो देवी देवताओं का अनुदान करते हैं वो जागर के थ्रू करा जाता है। और चौफला भी आपको बताया कि श्रृंगार प्रधान नृत्य हो जाएगा। तो ये चीजें नोट करनी है, झुमेले और थड़िया में कंफ्यूज नहीं होना है। थड़िया थ है और प्रथ, थ और प्र दोनों एक जैसे हैं, तो इन चीजों को पकड़ के चलना है आपको, थ और प्रथ। ठीक है, तो प्रथम बार मतलब थड़िया नृत्य, लेकिन जो आपका जो स्त्रियों के मायके की स्मृति में झुमेलो नृत्य किया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है, वह कहाँ है। तो सबसे जो उत्तराखंड में आपको पता है अनेकों सूर्य मंदिर हैं। मैं बात करूं तो बहुत सारे सूर्य मंदिर हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा फेमस हो जाएगा वो कटारमल का अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, कटारमल का। इसके अलावा आपके पास आता है मझियाली का सूर्य मंदिर। ठीक है, मझियाली का सूर्य मंदिर, मझियाली का सूर्य मंदिर कहां पर है, उत्तर काशी में, उत्तर काशी में हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास आता है खेती खान का सूर्य मंदिर, खेती खान, तो खेती खान का सूर्य मंदिर कहां पर है, चंपावत में। ठीक है, ये पूछ लेगा कभी कि खेती खान का सूर्य मंदिर कहां पर है, चंपावत में है। मझियाली का कहां पर हो जाएगा, उत्तरकाशी में स्थित हो जाएगा। कुलसारी, ठीक है, कुलसारी का कहां पर है भाई,
कुलसारी का जो सूर्य मंदिर है यह आपका चमोली जनपद में स्थित हो जाएगा, कुलसारी का सूर्य मंदिर। इसके अलावा आपका आता है भटवाड़ी का सूर्य मंदिर। तो भटवाड़ी आपने जगह सुनी होगी, भटवाड़ी। तो भटवाड़ी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है, और यहीं पर क्या है? एक सूर्य मंदिर है। ठीक है, भटवाड़ी का सूर्य मंदिर आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा। इसके अलावा एक मण का सूर्य मंदिर आता है, मण का, ये कहां पर है? मण का सूर्य मंदिर, तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित। ठीक है, तो ये सारे आपके जो सूर्य मंदिर है इंपॉर्टेंट है सारे, मझियाली उत्तरकाशी, खेतीखान चंपावत, कुलसारी चमोली, भटवाड़ी उत्तरकाशी, और मण का मंदिर हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ में स्थित। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 आपके पास है, नंदा राजद यात्रा 2014 में किस अवधि में हुई थी? तो आपको पता है 2014 में कौन सी यात्रा हुई थी? नंदा राजद यात्रा। बात करें नंदा राजद यात्रा तो उत्तराखंड की नहीं, पूरे विश्व की सबसे अनोखी, सबसे पैदल, सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है। कितने किलोमीटर की? 280 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा है। पूरे करने में 19 से 20 दिन इसको लगते हैं। बात करें कहां से शुरू होती है तो आपने सुना होगा ये कसुआ गांव, ठीक है, कासुआ गांव, चमोली के कासुआ गांव से शुरू होकर कहां तक जाती है? होमकुंड तक। ठीक है, होमकुंड में जो डोला होता है वो रखा जाता है। बताया जाता है कि इसमें क्या होता है, जो पार्वती जी हैं अपने ससुराल को जाती है तो उनकी विदाई कराई जाती है। तो कासुआ गांव से होमकुंड तक 280 किलोमीटर की ये यात्रा हो जाएगी। क्वेश्चन बनता है कितने किलोमीटर की है? तो होमकुंड में डोला रखा जाता है। इसके अलावा प्रत्येक 12 वर्ष में इस यात्रा का आयोजन कराया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष में इस यात्रा का आयोजन कराया जाता है। अंतिम बार जो इस यात्रा का आयोजन हुआ था आपका 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 के बीच हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 18 अगस्त से 6 सितंबर के बीच हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्ट बन सकता है कि 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 में इसको पूर्ण कराया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाए जाने वाले प्रणय संवाद नृत्य गीत जिसे दूड़ा गीत भी कहते हैं वह है। तो दूड़ा गीत आपने सुना होगा, रवाई क्षेत्र में अक्सर क्या करती हैं महिलाएं, आपने देखा होगा पेड़ों के नीचे, भाई पेड़ों के नीचे घास काटते हुए बाजूबंदी नृत्य करती हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? दूड़ा गीत कहा जाता है। और किस घाटी का फेमस है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल वो थोड़ा सा डीपली पूछ रहा है। तो रवाई घाटी में गाया जाता है। ठीक है, रवाई घाटी में कौन सा गाया जाता है? बाजूबंद गीत, या इसी को बोलते हैं पेड़ के नीचे गाया जाने वाला गीत। ठीक है, आपने सुना होगा पेड़ के नीचे जो महिलाएं गाना गाती हैं घास काटते हुए या फिर कुछ भी करते हुए, दूड़ा गीत या बाजूबंद गीत उसको कहा जाता है। इसके अलावा न्योली, ये कैसा है भाई? अनुभूति प्रधान गीत, अनुभूति प्रधान गीत, ये कैसा है आपका? अनुभूति प्रधान गीत हो जाएगा न्योली। चांचरी क्या है? गढ़वाली क्षेत्र में, गढ़वाली क्षेत्र में चांदनी रात में किया जाने वाला नृत्य चांचरी नृत्य हो जाएगा। और छोलिया आपको पता है तलवार रहित, ठीक है, सॉरी तलवार की ढांग पर किया जाने वाला किस क्षेत्र में? कुमाऊं क्षेत्र में। और खास तौर पर पूछेगा कौन से क्षेत्र में? तो पिथौरागढ़ क्षेत्र का फेमस हो जाएगा छोलिया नृत्य। इस नृत्य में क्या होता है? गीत नहीं गाए जाते हैं। ठीक है, गीत नहीं गाए जाते हैं इस नृत्य में, तलवार की ढांग पर नृत्य किया जाता है। तलवार की ढांग पर ही आपने सुना होगा गढ़वाल क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? सरो नृत्य। ठीक है, सरो नृत्य कहां करा जाता है? तो गढ़वाल क्षेत्र में सरो नृत्य किया जाता है। और भोटिया जनजाति में, ठीक है, भोटिया जनजाति में किया जाता है पौड़ा नृत्य। ठीक है, आपने सुना होगा भोटिया जनजाति में जो पौड़ा नृत्य है ये तलवार नृत्य है। ये सरो नृत्य जो आपका हो जाएगा ये भी तलवार नृत्य, लेकिन गढ़वाल का तलवार नृत्य, भोटियाओं का पौड़ा और कुमाऊं का छोलिया नृत्य हो जाएगा, जिसमें गाने नहीं गाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 आपके पास है, गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के लेखक आपको बताना था कौन है। ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा बालकृष्ण भट्ट। गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। यहीं पर ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा हरिकृष्ण रतुड़ी जी। इन्होंने क्या लिखी है? गढ़वाल का इतिहास। परसों ही बताया था गढ़वाल का इतिहास कब लिखी गई थी? तो 1937 में इनके द्वारा लिखी गई थी। इसी के अलावा कुमाऊं का इतिहास आता है आपका। कुमाऊं का इतिहास किसने लिखी है? बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, बीडी पांडे जी के द्वारा। और कब लिखी गई है? अपने जेल प्रवास 1928 के दौरान लिखी गई है। ठीक है, सॉरी 1937। गढ़वाल का इतिहास थोड़ा सा इस चीज को आप नोट कर बाद में लिखा दूंगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा डेट रिकॉल नहीं हो रही है। 1937 में आपके कुमाऊं का इतिहास लिखी गई थी बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा, और गढ़वाल का इतिहास आपका हरिकृष्ण रतुड़ी जी के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा आपकी एक पुस्तक और आती है, आपने देखा होगा, बहुत फेमस पुस्तक है कि कुर्मांचल केसरी। ठीक है, कुर्मांचल केसरी परसों भी आया था, कुर्मांचल केसरी। तो किसकी हो जाएगी? सुधा जोशी जी की। ठीक है, सुधा, ठीक है, किसकी हो जाएगी? सुधा जोशी जी की हो जाएगी आपकी कुर्मांचल केसरी पुस्तक। ठीक है, कुर्मांचल केसरी किसकी हो जाएगी? सुधा जोशी जी की पुस्तक हो जाएगी कुर्मांचल केसरी। इसके अलावा एक पुस्तक और नोट करके लिखिएगा, क्रीडा पथ उत्तरांचल। किसकी है? क्रीडा पथ उत्तरांचल। क्रीडा
पथ उत्तरांचल, ये पूछी गई पुस्तक है, लिखाता हूं आपको, क्रीड़ा पथ उत्तरांचल, तो ये हो जाएगी राजेश मोहन उप्रेती जी की। ठीक है, राजेश मोहन उप्रेती जी, राजेश मोहन उप्रेती जी, इनके द्वारा लिखी गई है क्रीड़ा पथ उत्तरांचल पुस्तक, राजेश मोहन जोशी जी के, राजेश मोहन उप्रेती जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, स्टडी इन द स्कंद पुराण, ALB अवस्थी। ठीक है, ALB अवस्थी, ये किसने, इनके द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई है? स्टडी इन द स्कंद पुराण। ठीक है, स्टडी इन द स्कंद पुराण। ठीक है, इनके द्वारा क्या लिखी गई है? ALB अवस्थी के द्वारा स्टडी इन दी स्कंद पुराण। ये तीनों पुस्तक जो है पूछी गई है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 45 आपके पास है, लैंडोर लैंग्वेज स्कूल की स्थापना कब हुई? तो लैंडोर लैंग्वेज स्कूल, सबसे पहले ये स्कूल कहां पर स्थित है भाई? ये स्कूल हो जाएगा आपका मसूरी में। ठीक है, मसूरी के जनपद में स्थित हो जाएगा आपका लैंडोर लैंग्वेज स्कूल। इसकी स्थापना होती है 1870 में। और नोट करिएगा 1870 में ही आपका जो रैमजे स्कूल है, रैमजे इंटर कॉलेज, रैमजे, ठीक है, रैमजे इंटर कॉलेज, ये कहां पर है? अल्मोड़ा में है। ठीक है, अल्मोड़ा में है। इसकी स्थापना भी 1870 में ही होती है, रैमजे इंटर कॉलेज की। इसके अलावा राज्य का जो प्रथम स्कूल है, प्रथम रजिस्टर्ड स्कूल 1935 का, कौन सा है? दून स्कूल। ठीक है, दून स्कूल, दून स्कूल हो जाएगा राज्य का प्रथम रजिस्टर्ड स्कूल या प्रथम कॉलेज जो आपका हो जाएगा, दून स्कूल हो जाएगा। इसके अलावा 1902 में महादेवी कन्या पाठशाला, ठीक है, महादेवी कन्या पाठशाला, जिसकी स्थापना कौन करते हैं? महादेवी भटनागर जी इसकी स्थापना करते हैं। इसके अलावा 1869 में कौन सा? शेयरवुड कॉलेज। ठीक है, शेयरवुड कॉलेज, ये कहां पर है? शेयरवुड कॉलेज, यहां से अमिताभ बच्चन पढ़े हैं भाई, शेयरवुड कॉलेज से अमिताभ बच्चन पढ़े हैं और नैनीताल में स्थित हो जाएगा। ठीक है, नैनीताल जनपद में है। शेयरवुड कॉलेज से कौन पढ़े हैं? जो आपके बॉलीवुड के महानायक है अमिताभ बच्चन जी इस स्कूल से पढ़े हुए हैं। इसके अलावा आपको लिखना है, शेयरवुड आपने लिख दिया है, दून स्कूल लिख दिया, वुड स्टॉक स्कूल लिखेगा मसूरी में। ठीक है, वुड स्टॉक स्कूल, वुड स्टॉक स्कूल मसूरी में इसकी स्थापना कब होती है? 1901 में होती है। तो ये थोड़ा सा फेमस स्कूल है। स्कूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो चार फेमस स्कूल हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम में इसलिए आपको लिखा दिए गए हैं। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 आपके पास है, पिथौरागढ़ में स्थित कोटली विष्णु मंदिर को किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया? परसों ही बताया था, कोटली का विष्णु मंदिर, जिस दिन आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आया था कि कोटली का विष्णु मंदिर कहां पर है, तो ये बताया था आपको, ये हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद में। और 2019 में इसको यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर में शामिल किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूकेएसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है ऐसे। ये क्वेश्चन ना मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले 1-2 एग्जाम में आपको कंफर्म देखने को मिलेगा भाई, ये वाला पेपर जो क्वेश्चन है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। उत्तराखंड राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है, निम्नलिखित में से जिरेनियम का प्रमुख उत्पादन है? तो जिरेनियम अगर आपने देखा होगा तो रेड और पिंक कलर का एक फूल होता है। ठीक है, यही फूल ज्यादातर ये कहां पर होता है? साउथ अफ्रीका में होता है। अगर आपने देखा होगा जिरेनियम क्या होता है? साउथ अफ्रीका में होता है। इसी फूल से क्या निकाला जाता है? सुगंधित तेल। ठीक है, सुगंधित तेल इससे निकाला जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिरेनियम। ठीक है, जिरेनियम का जो फूल है इससे क्या निकाला जाता है? सुगंधित तेल निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, बाला सुंदरी देवी मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? सबसे पहले बाला सुंदरी देवी मंदिर कहां पर हो जाएगा? बाला सुंदरी का मंदिर यानी चैती मंदिर। बात हो रही है आपके कहां पर? काशीपुर उधम सिंह नगर में। ठीक है, काशीपुर उधम सिंह नगर में। यहां पर क्या लगता है? चैती का मेला लगता है। कौन सी जनजाति का? बोक्सा जनजाति का। ठीक है, बोक्सा जनजाति का मेला होता है जो सबसे बड़ा चैती मेला। कहां पर लगता है? बाला सुंदरी मंदिर में, जो कि काशीपुर उधम सिंह नगर जनपद में स्थित हो जाएगा। अगर बात करें कौन से समुदाय से ये संबंधित है, तो शाक्त संप्रदाय से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, शाक्त संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा आपका बाला सुंदरी का मंदिर, जो कि बोक्सा जनजाति यहाँ पर अक्सर ज्यादा फेमस किसके लिए है? बोक्सा जनजाति के लिए मंदिर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, नानक सागर डैम निर्माण किस नदी पर किया गया है? नानक सागर डैम आपका किया गया है भाई नंदौर नदी पर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नानक सागर डैम का निर्माण जो किया गया है नंदौर नदी पर। इसके अलावा आपका आता है कोलीशेक जलाशय, कोली ढेक। ठीक है, कोली ढेक, ये कहां पर हो जाएगा? कोली ढेक जलाशय ये हो जाएगा चंपावत में, चंपावत में हो जाएगा। इसके अलावा फीका नदी पर कौन सा डैम है भाई? फीका नदी पर, फीका नदी पर कौन सा डैम है? तो तुमड़िया डैम आपने सुना होगा, तुमड़िया। ठीक है, तुमड़िया डैम किस नदी पर है? फीका नदी पर हो जाएगा उधम सिंह नगर में। इसके अलावा आपने देखा होगा एक आता है भालू डैम,
ठीक है। भालू डैम, भालू डैम कहां पर है? भालू डैम हो जाएगा आपका चबोटिया, ठीक है, चबोटिया, रानीखेत और अल्मोड़ा, ठीक है, रानीखेत कर दीजिएगा इसको, रानीखेत, ठीक है। भालू डैम कहां पर है और इसकी स्थापना 1903 अजय रावत में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है, तो कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस किसे कहा जाता है आपको बताना है। कुमाऊं इतिहास का जो रॉबर्ट ब्रूस है ये कहा जाता है पुरुषोत्तम पंत को। और ये किसका सेनापति था पुरुषोत्तम पंत? तो रुद्रचंद्र का, ठीक है, रुद्रचंद्र का ये सेनापति था। ये बधानगढ़ के युद्ध में मारा जाता है, ठीक है। कौन से युद्ध में? ग्वालदम या बधानगढ़ का युद्ध कब होता है? 1581 में रुद्रचंद्र वर्सेस आपका बलभद्र शाह के बीच ये युद्ध होता है और पुरुषोत्तम पंत उसमें मारा जाता है। इसके अलावा आपको लक्ष्मीचंद के बारे में बताया है, न्यूवावली विष्टावली 2 कचेरियों का निर्माण इसने करवाया था। साथ ही साथ इसने गढ़वाल पर कितने बार आक्रमण किए थे? तो 8 बार आक्रमण किए थे। 8वें युद्ध में इसने गढ़वाल का जो खतड़ सिंह था, ठीक है, उसको मार दिया था और उसके बाद जो खतड़वा मनाने की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसके अलावा जो कुमाऊं का प्रथम राजा था कीर्तिचंद, इसने गढ़वाल के राजा पर आक्रमण किया था, किस पर? अजयपाल पर, ठीक है। अजयपाल पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला राजा कौन सा हो जाएगा? चंद्रवंश का कीर्तिचंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। 51 क्वेश्चन है, चंद शासक रुद्रचंद्र का शासनकाल निम्न में से था। तो चंद शासन में रुद्रचंद्र का आपको बताना है शासन कब से कब तक था। तो 1565 से 1597। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। इस बार आपको ये समझना है, आपने सचिवालय रक्षक का पेपर देखा था, उसमें बताया गया था आयोग के द्वारा कि क्वेश्चन जो है हम लोग बेसिक रखेंगे, ठीक है। बेसिक इन द सेंस कि इतिहास की तरफ से वो बच रहा है। अब इतिहास से वो इसलिए बच रहा है क्योंकि इसके पीछे जो लॉजिक मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, इतिहास जो हमारा उत्तराखंड का ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक मतलब कोई इतिहासकार कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। ज्यादातर अजय रावत जी की किताब को प्रीफर करते हैं, तो ये तिथि वहीं से ली गई है। रुद्रचंद्र का जो शासनकाल माना जाता है 1565 से 1597 के बाद, ठीक है। इसके अलावा रुद्रचंद्र के बारे में अगर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, रुद्रचंद्र ये कहां पर अकबर से भेंट करता है, ठीक है, अकबर से भेंट करता है। कहां पर? अकबर से लाहौर में भेंट करता है, लाहौर में। और अकबर के कहने पर ही क्या करता है? नागौर युद्ध में भाग लेता है। नागौर युद्ध में कौन भाग लेता है? रुद्रचंद्र लेता है। और कब लेता है? 1588 में नागौर युद्ध में भाग लेता है। और वहां पर क्या होता है? ये जीत जाता है। इससे खुश होकर अकबर इसे क्या करता है? 84 माल परगना दान में दे देता है। 84 माल परगना यानी आपको जो तराई वाला क्षेत्र होता है, रुद्रचंद्र को दान में दे देता है। इसके बाद दान में देने के बाद रुद्रचंद्र क्या करता है? वहां पर रुद्रपुर की स्थापना करता है। तो हाल ही के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया था, रुद्रपुर शहर की स्थापना किसने करी थी? रुद्रचंद्र ने करी थी। सचिवालय रक्षक में क्वेश्चन बना था, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। इसके अलावा रुद्रचंद्र के बारे में भी आपको बताया था, ये क्या करता है? ग्वालदम का युद्ध, ठीक है, ग्वालदम का युद्ध। ये ट्रिक आपको बताइए, गबरू, ठीक है, रू, ठीक है। ग्वालदम का युद्ध, गौ से ग्वालदम युद्ध, बौ से बलभद्र शाह, रौ से रुद्रचंद्र। और कब हुआ था? 1581 में आपका ये युद्ध होता है। इसी युद्ध में क्या होता है? इसका सेनापति पुरुषोत्तम पंत मारा जाता है। इसी युद्ध को बधानगढ़ के युद्ध के साथ साथ क्या बोलते हैं? ग्वालदम का युद्ध भी बोला जाता है, ठीक है। ग्वालदम का युद्ध यानी बधानगढ़ का युद्ध इसको बोला जाता है। और युवाओं को संस्कृत सीखने के लिए, ठीक है, संस्कृत शिक्षा सीखने के लिए बनारस किसने भेजा था? ठीक है, अपने खर्चे पर बनारस कौन भेजता है युवाओं को संस्कृत शिक्षा सीखने के लिए? रुद्रचंद्र भेजता है, ठीक है। ये चीजें सब कुछ आपको नोट करनी है रुद्रचंद्र के बारे में। आगे चलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, थल का शिव मंदिर, भाई थल का शिव मंदिर का निर्माण भी रुद्रचंद्र ही करवाता है। थल का शिव मंदिर, ठीक है, थल का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन आ जाए तो रुद्रचंद्र ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? अब परसों ही मैंने आपको बताया था, ये भूकंप जो है, अलग अलग भूकंप लिखाए थे, तो उन्हीं से क्वेश्चन बनाया है, इसीलिए बोलता हूं सॉल्यूशन देखा करो, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करेंगे चमोली 1999 के भूकंप की, तो कब आया था? 29 मार्च को, ठीक है, 29 मार्च को चमोली में भूकंप आया था। ये कितनी तीव्रता का था? तो 6.8 तीव्रता का ये था। उत्तरकाशी 20 अक्टूबर, ठीक है, 20 अक्टूबर 1991 को आया था। ये कितनी तीव्रता का था उत्तरकाशी वाला? तो 6.6 तीव्रता का ये हो जाएगा। इसके अलावा धारचूला का भूकंप, ठीक है, इसका कोई धारचूला का भूकंप अगर बात करें कब 29 जून को आया था, 6.5 तीव्रता का, ठीक है, 29 जून को 6.5 तीव्रता का। तो इन सब में अगर हम देखेंगे चमोली का भूकंप जो है सबसे ज्यादा तीव्रता का था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि राज्य का सबसे भयंकर भूस्खलन कौन सा था?
तो बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ वाला भूस्खलन था। कब आया था? 1803 में आया था और 9.0 तीव्रता का था भाई, जिसमें आपको पता है गढ़वाल की 70% जनता जो होती है वो मारी जाती है जब प्रद्युमन सार नीचे, इसी कारण से तो आता है। जब वहां पर क्या होता है, गढ़वाल में भयंकर भूकंप आता है, उसका महल भी ढह जाता है, उसमें बताते हैं 1803 में 9.0 तीव्रता का वो था। 1 सितंबर 1803 को ही भूकंप आया था, ठीक है, 1 सितंबर 1803 को। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है नैनीताल भूस्खलन 18 सितंबर 1888 को नैनीताल का भूस्खलन। मालपा का आता है 17 अगस्त 1998 को मालपा का भूस्खलन हुआ था। तो ये दोनों भूस्खलन बार बार आयोग पूछ लेता है, ठीक है, दोनों ही भूस्खलन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब की गई? अभी क्वेश्चन आया था, ठीक है, आईएमए की, ठीक है, आईएमए का क्वेश्चन आया था, तब आपको बताया था कि आईएमए की स्थापना कब हुई थी। तो आईएमए जो था आपका आईएमए 1 अक्टूबर 1932, ठीक है, 1 अक्टूबर 1932। और आरआईएमसी का क्या बताया था आपको? 1 मार्च 1922। ऑप्शन ए डी आपका सही हो जाएगा, 1 मार्च 1922 को हो जाएगी इसकी स्थापना। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसने हाल ही में अपने 100 वर्ष पूर्ण किए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन में किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा में जो नगर पालिका में झंडा फहराया गया था, सबसे पहले किसके द्वारा फहराया गया था? बिश्नी देवी शाह जी के द्वारा। इनके बारे में एक फैक्ट और आता है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन सी है? बिश्नी देवी शाह है, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। और इन्होंने झंडा कहां फहराया था? अल्मोड़ा में फहराया था। 3 बार इन्होंने झंडा फहराया था। सबसे पहले 1930 में फहराया था, ठीक है, उसी के 5 साल बाद फिर 1935 में फहराती हैं, उसी के 5 साल बाद 1940 में फहराती हैं। कंफ्यूजन होता है, आपको पहले ही बताया, सबसे पहले कहां पर फहराएंगी? नगर पालिका में, ठीक है, नगर पालिका सबसे पहले नगर पालिका में फहराती है 1930 में। इसके बाद कहां पर फहराती हैं? मोतीधारा में, ठीक है, मोतीधारा अल्मोड़ा में, मोतीधारा अल्मोड़ा में फहराती हैं। और इसके बाद ये कहां पर फहराती है? 1940 में नंदा देवी परिसर में, ठीक है, नंदा देवी परिसर में। तो 3 बार झंडा फहराया गया था बिश्नी देवी शाह जी के द्वारा। 1930 में नगर पालिका अल्मोड़ा में, 1935 में मोतीधारा में, 1940 नंदा देवी अल्मोड़ा में फहराया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 आपके पास है, वर्ष 1965 में केंद्र सरकार ने जनजाति की पहचान के लिए किस समिति का गठन किया था? तो जनजातियों की पहचान के लिए 1965 में क्या करा था? केंद्र सरकार ने एक समिति गठन किया था भाई, ये सबसे पहले आपको नोट करना है। इस समिति का गठन हुआ था। इस समिति का नाम क्या था? लॉकर समिति, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉकर समिति क्या करती है? जनजातियों के बारे में बताती है। 1967 में ये क्या करती है? सरकार, केंद्र सरकार 1970 में क्या 67 में क्या करती है? उत्तराखंड की 5 जनजातियों को जनजाति का दर्जा देती है। कौन कौन सी? राजी हो जाएगा आपका एक सबसे पहले, दूसरा हो जाएगा बोक्सा, ठीक है, तीसरा हो जाएगा जौनसारी, चौथा हो जाएगा भोटिया, ठीक है, भोटिया, और हो जाएगा आपका थारू। तो इन सबको जो जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ था, कब हुआ था? 1967 में। लेकिन किस समिति की सिफारिश या किस समिति का गठन किया गया था जनजाति का निर्माण करने के लिए? लॉकर समिति का 1965 में। तो ये आपका संपूर्ण उत्तराखंड का सॉल्यूशन है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जीएस का सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जीएस के सॉल्यूशन में मिलते हैं आपसे।